नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है कि पीवाईक्यूज का जो रोल है यूपीएससी एग्जाम के लिए या इवन किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सभी लोग ऑलमोस्ट घटना चक्र सॉल्व करते हैं या अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको वहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपने सही ऑप्शन देखा और उसे सेलेक्ट किया, उसके बारे में पढ़ा आगे निकल गए। लेकिन क्या आपने बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में देखा? क्या आपने बी ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को एक्सप्लोर किया? और क्या आपने ये नोटिस किया है, अगर आप 2013 से पीवाईक्यूज़ उठा लो, 2025 तक के, तो आप देखोगे कि लगभग 30 से 35 थीम ऐसी हैं जिन पे क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट किए हैं। और एस यूपीएससी एज़ इट इज़ तो रिपीट नहीं करता, वो क्या करता है, ऑप्शन बी के बारे में पूछा। लेट्स सपोज कि पिछली बार पूछा गया कि टाइगर की भारत सरकार ने किसके लिए एक अलग अलग से इनिशिएटिव शुरू किया है। लेट्स सपोज कि टाइगर का एग्जांपल था एशियाटिक लॉयन था। नेक्स्ट ईयर एशियाटिक लॉयन के बारे में पूछ लिया। तो इस तरह से क्या करता है यूपीएससी, जो ऑप्शंस रहते हैं उन पे क्वेश्चंस बनाता है और उसे रिपीट करता है। हम इस पहल में क्या यूनिक करने वाले हैं, पीवाईक्यूज तो डिस्कशन बहुत सारे होते हैं। हम यहाँ पे कम टाइम में देखेंगे, हिंदी भाषा में, खास तौर पे हिंदी में ध्यान रखेंगे कि अच्छे से हिंदी क्लियर बोलें, जिससे इंग्लिश वालों को भी समझ में आए, हिंदी वालों को भी समझ में आए। और सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, बी सी डी जितने भी ऑप्शन है सभी एक्सप्लोर करेंगे। और इसे किस तरह से हम करेंगे, तो अगर आप देखें इसे हम इस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री पीवाईक्यूज था 2024 के, सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे 11 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री में 2024 में। 2025 के भी करेंगे, लेकिन अभी 24 में ऑफिशियल आंसर की किया गया उसकी अभी शुरुआत कर रहे हैं। 25 के भी हम लोग कर देंगे जल्दी ही। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसके बाद हम 2023 की पीवाईक्यू में चलेंगे। 2023 में जो हिस्ट्री में पीवाईक्यू पूछे गए, 2022 इस ईयर वाइज चलेंगे, तो आपको ये पता भी चलता रहेगा कि किस तरह से यूपीएससी का टफनेस बढ़ी है या स्टैंडर्ड बढ़ा है। ये सारा एनालिसिस भी आपको होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूर देखें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको चूज करना है या नहीं करना है। इसके अलावा आप मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 2024 में पूछा गया आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है और एंशिएंट हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क एट्रीब्यूट टू प्ले राइट भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा एक का नाटक भास द्वारा लिखा गया है? तो भास के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? का काव्य अलंकार, नाट्य शास्त्र, मध्यम व्यायोग या महाभाष्य। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाए, मध्यम व्यायोग। अब पहले मध्यम व्यायोग के बारे में जान लेते हैं आखिर है क्या। तो अगर भास के बारे में जाने, तो भास संस्कृत की अगर हम बात करें, पहले ज्ञात नाटककार हैं। मतलब पहले, सबसे पहले नाटककार माने जाते हैं किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन? भास, जिनकी भाषा, इनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, संस्कृत में। तो एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक। अब अगर आप बात करें इन्होंने क्या किया, भास ने महाभारत के जो प्रसंग होते हैं, महाभारत की जो स्टोरी होती है, उन पे बेसिकली 5 नाटक लिखे। 5 नाटक कौन-कौन से लिखे? एक तो उन्होंने लिखा मध्यम व्यायोग, पहला नाटक उन्होंने लिखा मध्यम व्यायोग। दूसरा नाटक उन्होंने कौन सा लिखा? पंचरात्र। कौन-सा नाटक? पंचरात्र। कभी भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट नाटक उन्होंने कौन लिखा? दूतवाक्यम। दूतवाक्यम। आप ये सब लिखते चलिएगा। दूतवाक्यम इन्होंने लिखा। चौथा इंपॉर्टेंट नाटक उन्होंने कौन लिखा? कर्णभरम। कर्णभरम। कौन-सा? कर्णभरम। और 5वां उन्होंने इम्पोर्टेंट जो नाटक लिखा है उसे कहा जाता है उरुभंगम। कौन-सा? उरुभंगम। भंगम। उरुभंगम, ठीक? तो कौन-कौन से? पंचरात्र, दूतवाक्यम, कर्णभरम, अरुभंगम और मध्यम व्यायोग। इन्होंने किस पे लिखा है? ये महाभारत पर लिखा है। इसका सही आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सी। लेकिन काव्य अलंकार के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम बात करें, एक साहित्यकार का लेख मिलता है, काव्य शास्त्र का नाम आता है, उन्हें क्या कहा जाता है? भामा। क्या कहा जाता है? भामा। तो भामा ने लगभग 7th सेंचुरी की बात है, संस्कृत में इसकी रचना की थी। ठीक है? अब ये जो भामा थे, किसके टाइम के थे? दंडिन के टाइम के थे। और दंडिन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दंडिन लिखी थी 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्रम। ठीक है? तो ये चीज़ आपको 7th सेंचुरी की बात है। ठीक है? दूसरा आता है यहाँ पे नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो नाट्य भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? भरत के द्वारा लिखा गया। अब भरत के बारे में आपको पता है कि जो अभिनय है या नाटक या मंच से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसके संबंध में उन्होंने नाट्यशास्त्र में वर्णन किया है। अब महाभाष्य किसने लिखा? तो महाभाष्य आप सभी को पता होगा कि महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। अब पतंजलि किस टाइम के हैं? तो दूसरी सदी बीसी के हैं, 2nd सेंचुरी बीसी के हैं।
ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ये जो महाभाष्य है किस पर टिप्पणी है, तो महाभाष्य दो चीजों पर टिप्पणी है, अष्टाध्यायी पर। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर ये टिप्पणी लिखी गई है, टीका लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले भाष्य के बारे में जाना, भाष्य संबंधी जो 5 महाभारत उन्होंने जो काव्य लिखे उसके बारे में, सभी के बारे में जाना। फिर हमने नाट्य शास्त्र के बारे में, काव्य अलंकार के बारे में जाना, महाभाष्य। तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस यहाँ पर किया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डीपली देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। हम यहाँ पे पेन बदल लेते हैं, चलिए थोड़ा सा कुछ अलग कलर का ले लेते हैं पेन, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है संघभूति कमेंट्री ऑन, संघभूति जो है किस पर कमेंट्री है। अब अगर हम बात करें, संघभूति जो है भारतीय बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे, जिन्होंने 4th सेंचुरी बीसी में, अगर हम बात करें 4th सेंचुरी बीसी में कहाँ की यात्रा की थी, चीन की यात्रा की थी, ठीक। अब चीन की जब उन्होंने यात्रा की तो एक भाष्य लिखा गया उस टाइम पर, वो किस पर भाष्य था, अगर हम बात करें किस पर भाष्य के लेखक थे, उन्होंने किस पर भाष्य पर लिखा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन पहले देख लीजिए, प्रज्ञा पारमिता, विशुद्ध मग्ग, सर्वस्तिवाद व विनय या ललित विस्तार। इन चारों में सही आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में सही आंसर होगा सर्वस्तिवाद विनय, इस पर उन्होंने भाष्य लिखा। अब अगर हम बात करें सर्वस्तिवाद विनय, ये किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। तो इन संघभूति इसके लेखक थे, कौन लेखक थे इसके, संघभूति थे, ये तो आपने देख ही लिया, संघभूति थे। अब बाकी जो ऑप्शन उनके बारे में देखें, प्रज्ञा पारमिता क्या है, तो प्रज्ञा पारमिता महायान बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। कौन सा ग्रंथ माना जाता है, महायान। हीनयान महायान के बारे में आपको पता होगा, बौद्ध धर्म का जब विभाजन हुआ तो वह हीनयान महायान में बट गया, ठीक है। तो महायान बौद्ध ग्रंथ माना जाता है कौन सा, प्रज्ञा पारमिता। ये रेयर जो बौद्ध ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों में पाया जाता है, और ये चीनी और तिब्बती धर्म ग्रंथ दोनों में इसका वर्णन देखने को मिलता है। फिर दूसरा हम देखेंगे विशुद्ध मग, विशुद्ध मग किससे संबंधित है, तो विशुद्ध मग थेरवाद से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थेरवाद क्या है, तो थेरवाद महायान की एक शाखा है। कौन सी शाखा है, महायान की शाखा है। थेरवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब थेरवाद में एक डिक्शनरी है जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विशुद्धि मग। क्या क्या कहा जाता है, डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या कहा जाता है, विशुद्ध मग। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो जो भी सारांश है, जो भी चीज उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है, ठीक। अब इसे लिखा किसने, तो इसे लिखा किसने, विशुद्ध मग को, विशुद्ध मग को लिखा बुद्ध घोष ने। किसने लिखा, बुद्ध घोष ने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये फैक्ट आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। कब लिखा, तो 5th सेंचुरी की बात है, बीसी नहीं, 5th सेंचुरी की बात है। वो जब श्रीलंका के जब यात्रा की थी तब उन्होंने लिखा था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं किस पर, सरस्वतीवाद के बारे में तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं किस पे, ललित विस्तार पे। तो ललित विस्तार के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। यह भी एक किस तरह का ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। संस्कृत ग्रंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें इसमें क्या मिलता है, इसमें बुद्ध की जीवनी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे याद रखिएगा, तो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जो जानकारी है उसको जानने का स्रोत एक माना जाता है कौन सा, ललित विस्तार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये बुद्ध में हीनयान महायान में कौन सी शाखा संबंधित है, तो हीनयान शाखा संबंधित है। किससे संबंधित है, हीनयान से। तो प्रज्ञा पारमिता जहां महायान संबंधित था, और विशुद्ध मग भी थेरवाद से। और थेरवाद क्या है, महावीर की, महायान की शाखा है। लेकिन जो ललित विस्तार है वो हीनयान से संबंधित है, ठीक है। अब बात की जाए तो ललित विस्तार रचना किसकी है, तो किसी एक रचनाकार की ललित विस्तार नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसे कंपाइल किया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा इसका जो दूसरा प्रश्न था इसका एनालिसिस देखा। आई होप आप सबको पसंद आएगा। इसी तरह से पीवाईक्यूज को पढ़ा जाता है, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाता है। पहली बार अगर आप देख रहे हैं, इसके नोट्स बनाते चलें, साथ के साथ कुछ भी डाउट होता है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 बात कर रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हाउ मेनी इंक्लूडेड इन 2023। 2023 में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आई उसमें किस किस को इंक्लूड किया गया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें यह भी ऑप्शन था इनकम्प्लीट है, ओनली वन, केवल एक को, केवल दो को, केवल तीन को, या सभी चारों को। मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 बी सी डी। तो पहले देखें शांति निकेतन, यहाँ पे दिया हुआ किसके बारे में है, शांति निकेतन है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा, रानी की वाव, सेक्रेड एसेंबल ऑफ होसल, होसल के पवित्र समूह, और महाबोधि मंदिर। इन चारों में से किस किस को 2023 में, 2023 तक अगर हम बात करें 2023 में शामिल किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाए केवल 2। अब कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया गया है, तो अगर हम बात करें
तो 2023 में एक तो शांति निकेतन को शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन 41वां इंपॉर्टेंट स्थल बना जो यूनेस्को में शामिल हुआ भारत का, ठीक है ना। दूसरा कौन सा, होयसल के पवित्र समूह मंदिर, इसे भी 2023 में ही शामिल किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, दो। अब अगर हम बात करें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइए जान लेते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं शांति निकेतन के बारे में। तो शांति निकेतन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, शांति निकेतन स्टैब्लिश किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये आपको पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन की रचना की थी 1911 में, सबसे पहले गाया गया था, बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। इन्होंने साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की, आई थिंक श्रीलंका का भी राष्ट्रगान की रचना इन्होंने की थी। तो इन्होंने एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, आवासीय विद्यालय की, एक हॉस्टल वाला जो स्कूल होते हैं उनकी स्थापना की इन्होंने की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, तो जो प्राचीन परंपरा के धार्मिक या अगर हम बात करें सांस्कृतिक सीमाएं थी, उसको ध्यान में रखते हुए कला का केंद्र हुआ करता था ये स्थल। बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और 2023 में इसको अगर हम बात करें तो यूनेस्को में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में बात करें, रानी की वाव के बारे में। तो रानी की वाव कहाँ स्थित है, कब बनाया गया था, तो रानी की वाव को 11वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, 11वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। किस नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब रानी की वाव को कब मिला अगर हम बात करें, तो रानी की वाव को 2014 में इसे दर्जा मिला था किसका, यूनेस्को हेरिटेज का, ठीक है। तो रानी की वाव भारत की 32वीं ऐसी साइट्स बनी थी जो यूनेस्को में शामिल हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं होयसल पवित्र समूह, होयसल के जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स उसके बारे में, तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो होयसल वंश कहाँ पे था, कर्नाटक में था, ये कर्नाटक में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये कब का है, तो 12वीं और 13वीं सदी सेंचुरी बीसी का है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। बाद में 2023 में ये 42वां स्थल बना, किसमें, जो किसमें शामिल हुआ, यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हुआ। अब अगर हम चौथे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, महाबोधि टेम्पल के बारे में, तो चलिए इस ऑप्शन के बारे में एक्सप्लोर कर लेते हैं कि महाबोधि जो परिसर है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है और इसे 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था और भारत के 23वां स्थल बना था, ठीक है। कौन सा स्थल बना था, 23वां स्थल बना था। तो ये इंपॉर्टेंट, ये चीज आपने यहाँ पर सीखी। अब आप बताइए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि रानी की वाव के संबंध में, तो भी आप बता सकते हैं 11वीं सेंचुरी बना था, सरस्वती नदी के किनारे 2014 में शामिल किया गया था। होयसल ग्रुप ऑफ टेम्पल के बारे में आप बता सकते हैं, या शांति निकेतन के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। तो सारे ऑप्शन को हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया। देखिए इसके पीछे बहुत सारी कहानी बताई जा सकती है, बहुत सारी स्टोरी बताई जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम पीवाई कम टाइम में करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स को आपको बताया जाएगा, की कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प मिल पाए, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है, लेटेस्ट इंक्लूजन इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को अपनी अमूर्त, तो देखिए एक है टेंजिबल जिसको छुआ जा सकता है या हमारी बात का जिसको हम देख सकते हैं, दूसरा हो जाता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जो अमूर्त है। जैसे अगर हम बात करें छऊ नृत्य है या कुंभ का मेला है, ये सब अमूर्त हैं, इनको पकड़ नहीं सकते, ये एक आर्ट है। इनमें से अमूर्त विरासत में भी शामिल किए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा छऊ डांस को, दुर्गा पूजा को, गरबा डांस या कुंभ मेला, इन चारों में से किसको हाल में शामिल किया गया था, 2024 पीपीवाई पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गरबा डांस, गरबा डांस। अब गरबा डांस कहाँ से संबंधित है, तो आपको पता है कि गरबा डांस नवरात्रि में होने वाला एक पवित्र डांस है और ये बेसिकली गुजरात से इसकी शुरुआत हो देखने को मिलती है आपको, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। और ये नारी शक्ति की या नारी की जो ऊर्जा है उसको दर्शाता है, ठीक। तो यूनेस्को ने इसे शामिल किया कब, अगर हम बात करें 2023 में यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया। बात अगर हम करें छऊ नृत्य की, छऊ नृत्य का संबंध कहाँ से, छऊ नृत्य का संबंध आई थिंक बिहार से है और इसको वर्ष 2010 में इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। फिर अगर हम बात करें दुर्गा पूजा को, तो दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था, ये पश्चिम बंगाल संबंधित, कहाँ संबंधित है, पश्चिम बंगाल संबंधित है। तीसरा है कुंभ मेला, तो कुंभ मेला को कब शामिल किया गया था, 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था, अमूर्त जो विरासत है। इसके अलावा जो वैदिक मंत्रोच्चार है, बहुत सारी ऐसी चीजों को शामिल किया गया है। हमने जब जब पीटी 65 की जो मैगजीन आएगी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑलरेडी इसके बारे में, ठीक है। कि उसमें आता है ये हर बार आर्ट एंड कल्चर का, तो हम सारी साइट्स के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन था उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा है आई थिंक, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन देख लिए हमने, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन देख लिए, हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध नोन एंड विच एपिथाइट्स। तो अगर आप देखेंगे गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म से संबंधित हर बार दो क्वेश्चन आए जाते हैं, चाहे वो लिटरेचर संबंधित हो चाहे उनके संबंध में हो। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि गौतम बुद्ध को और किन उपाधियों से जाना जाता है। पहला है न्याय पुत्र, दूसरा है शाक्य मुनि, तीसरा है तथागत। तो इन तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा? तो अगर हम बात करें सही आंसर होगा बी, 2 और 3। शाक्य मुनि और तथागत इन उपाधियों से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगर अब बात करें न्यायपुत्र, तो न्यायपुत्र किसे कहा जाता है? तो न्यायपुत्र महावीर स्वामी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे एकदम से याद रखनी है। अब अगर हम बात करें तो महावीर उनके वंश को संदर्भित, न्यायपुत्र उनके वंश को, कि उनके वंश में न्यायपुत्र का मतलब क्या, कि उसका पुत्र जो न्याय करे। ठीक है, तो महावीर का जो वंशज वंशावली थी उससे संबंधित रखता है। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में बात हो रही थी, तो गौतम बुद्ध के बारे में आइए कुछ चीजें यहाँ पे जान लेते हैं। नाम तो आपने देख लिया कि शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध को बोला जाता है, लेकिन बुद्ध का जन्म अगर हम देखें तो 6th एंड 4th, जो अगर हम टाइम पीरियड इनका कब से माना जाता है, 6 BC टू 4th BC इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट डेट पर नहीं जाएंगे क्योंकि यूपीएससी डेट नहीं पूछता। ठीक है, अब जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ। तो लुम्बिनी कहाँ पे है? वर्तमान में नेपाल में है। तो एक तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कपिल वस्तु के पास है। और कौन सी गणराज्य में उनका जन्म हुआ था? गणराज्य किसे कहा जाता था? जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता था। दो तरह के राज्य हुआ करते थे, एक तो राजतंत्र कंप्लीटली जो राजतंत्र हुआ करते थे, जैसे मगध हुआ करता था, जहाँ के अगर हम बात करें मगध में जो नंद वंश था, अगर हम बात करें मौर्य वंश था, तो वो एक राजतंत्र हुआ। दूसरा गणराज्य हुआ करते थे जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर डिसाइड किया करते थे। तो शाक्य गणराज्य हुआ करता था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु कहाँ पे हुई आप बताइए? तो मृत्यु कहाँ पे हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में। कुशीनगर में, तो कुशीनगर में किसका शासन था? तो कुशीनगर मल्लों का शासन था। तो कुशीनारा के मल्ल अगर आपने देखा होगा, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बुद्ध ने अगर हम बात करें तो अपने जीवन में बहुत सारी चीजें की। उनको उनको बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। ठीक है, तो सिद्धार्थ कहा जाता है, सिद्धार्थ का मतलब होता था जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर बाद में अगर हम बात, अब ये जो सिद्धार्थ वर्ड है ये भी सिद्धांत से लिया गया था। बाद में अगर हम बात की, इनको शाक्य मुनि कहा गया था, शाक्य वंश का ऋषि माना गया। और आगे चल के इनको तथागत भी कहा गया। तथागत मतलब सत्य हो, ज्ञान ज्ञान जिसका। तो ये चीजें सारी इनके संबंध में यहाँ पे हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो अब बाद में अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद में बौद्ध धर्म बढ़ गया, हीनयान महायान बटा। तो वो सारी चीजें भी आने वाले क्वेश्चंस में हम क्या करें, एक्सप्लोर करें, जैसे जैसे पीवाईक्यू आता जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है ये, गिव मी अ सेकंड। हाँ, यहाँ पे बात की जा रही है तीन टाइप की स्टेटमेंट, आप तीन टाइप के पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसके कॉपी जनरेट करता हूँ। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ये हो गया। इससे कोई फायदा तो निकला नहीं।
तो चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है कौन से पुरातात्विक स्थल सही मिलान किए गए हैं। यहाँ पे 3 टाइप के पुरातात्विक स्थल आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या, पहला तो एक तो यहाँ पे मिल रहा है शहर का नाम, किस शहर में स्थित है। दूसरा उस राज्य का नाम। फिर तीसरा है यहाँ पर किस लिए फेमस है। तो इन तीनों का मिलान यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे सालिहुंडम के बारे में बात हुई है, तो क्या वो आंध्र प्रदेश में है? क्या वो सैलकटी गुफा के लिए फेमस है? फिर दूसरा चंद्रकेतुगढ़ के बारे में, क्या वो उड़ीसा में है, बंदरगाह के लिए फेमस है, पोर्ट के लिए फेमस है। तीसरा, क्या वो इनाम गांव महाराष्ट्र में है और चालकोलिथिक के लिए फेमस है, या मतलब ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। चौथा मंगलदु या केरला में है, मेगालिथिक है। इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसमें यहाँ पे टिक किया हुआ आपको दिख रहा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और चालकोलिथिक साइट है। बात करें सालीहुंडम की, तो सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में तो है, ये बात एकदम करेक्ट है। लेकिन किस लिए फेमस है? ये फेमस है चैत्र के लिए, ये फेमस है स्तूपा के लिए, ये फेमस है बिहार के लिए। रॉक कट जो श्राइन्स है उनके लिए फेमस नहीं है। ठीक है, ये बात। दूसरा, जो चंद्रकेतुगढ़ के बारे में बात की जा रही है, तो जो चंद्रकेतुगढ़ है ना, ये 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, वहां पे है ना कि उड़ीसा में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बाकी दोनों की स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट मानी जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देयर आर पेरेबल्स इन उपनिषद। बेसिकली यूपीएससी में पूछा गया था देयर आर नो पेरेबल्स इन उपनिषद। उपनिषद में कोई दृष्टांत नहीं है, ये बोला गया था यूपीएससी में, दृष्टांत नहीं है बोला गया था। ठीक है ना, यहाँ पे टाइप मिस टाइप हो गया। दूसरा, उपनिषद वाज कंपोज्ड अर्लियर देन पुराना। उपनिषद को पुराणों से पहले बनाया गया था। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, उपनिषद को पहले बनाया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो बोला गया था कि देयर आर नो पैरेबल इन उपनिषद, उपनिषद में दृष्टांत नहीं है, ये बात यहाँ पे गलत है। उपनिषद में अगर हम बात करें ना, तो पक्षियों की कहानी है, साथ ही धार्मिक इतिहास का जो दर्शन है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समक्ष ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और ये क्या है? ये एक तरह की थ्योरी है, एक तरह का समरी है अगर हम बात करें। ठीक है ना, और उपनिषद में पहली बार बात हो गई थी, खास तौर पे अगर हम देखें तो उपनिषद में आपने मुंडकोपनिषद के बारे में भी सुना होगा। मुंडकोपनिषद क्यों फेमस है? तो मुंडकोपनिषद से जो सत्यमेव जयते लिया गया है, इसलिए फेमस माना जाता है। ठीक है, अब पुराणों का जहां बात हो रही, पुराणों के, तो उनका संकलन कब हुआ? तो 3री से 10वीं शताब्दी के बीच में पुराणों का संकलन माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, तो उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किसके बारे में है? अगला प्रश्न यहाँ पे रहे, पुर्तगाल विच रूलर्स अलाउ पुर्तगीज फोर्ट ऑफ एट भटकल। किस शासक ने पुर्तगाल को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कृष्णदेव राय हैं, नरसिम्हा शालू हैं, मोहम्मद शाह तृतीय हैं, यूसुफ आदिल शाह हैं। इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो सही स्टेटमेंट होगा कृष्णदेव राय। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमेशा यूपीएससी क्या कर इंटरेस्टेड रहता है, और विजयनगर साम्राज्य से लेकर अगर आप देखेंगे तो कई प्रश्न पूछता रहा, चाहे स्थापना के संबंध में हो, चाहे मंदिरों के, मदुरई के संबंध में हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करें भटकल की, तो भटकल कहाँ है? तो भटकल कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले को माना जाता है, कन्नड़ जिले के दक्षिणी छोर में है। और यहाँ पे शरावती ऐसे कुछ कोई रवि यहाँ पे नदी मानी जाती है। यहाँ पे एक संत थे, संत भट्टल, उनके नाम पर अगर हम देखें तो इसका भटकल का नाम पड़ा है। तो पुर्तगालियों के आगमन के साथ अगर हम बात करें, भटकल चर्चा में रहा। वास्को डिगामा के समय से ही भटकल को सरदार पुर्तगाली शासकों को कर दिया करते थे। तो ये भी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय ने 1510 में क्या किया था? पुर्तगालियों के यहाँ किला बनाने की अनुमति दी थी। तो इसलिए अगर हम बात करें, यहाँ पे फेमस माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसके संबंध में आपको देखने को मिलेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में आपको अगला प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखें। स्टेटमेंट है अगर हम देखें, तो स्टेटमेंट है कि विद द रेफरेंस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉर्नवालिस के द्वारा जो राजस्व संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको सही कथनों का चुनाव करना है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? स्टेटमेंट यह कह रहा है, पहला, कि अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम पीजेंट वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल क्लैमिटीज। तो जब भी प्राकृतिक आपदा आती थी, ऐसी परिस्थिति में जो रैयतवाड़ी सिस्टम में खराब फसल या प्राकृतिक आपदा के किसानों को छूट मिलती थी राजस्व में। ठीक है, रेवेन्यू में। दूसरा, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू बिफोर द फिक्स्ड डेट, ही वुड बी रिमूव्ड। बंगाल में जब स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है ना, उसमें अगर कोई जमींदार निश्चित समय राजस्व नहीं देता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है ना, अब इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कोई भी ऐसी छूट यहाँ पे दी नहीं गई थी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए
जानना है, ये जरूरी है, थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिए। अब अगर हम बात करें तो 3 तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है इसमें राजस्व के संबंध में पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसके कहा जाता है। दूसरी रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है ना। तीसरा था महालवाड़ी सिस्टम। अब अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या किया जाता है, जमींदार को भूस्वामी मान लिया गया था और जमींदार से क्या की जाती, जमींदारी ली जाती थी। जमींदार जो जमींदारी इकट्ठा करता उसमें 10/11 भाग क्या करता था, अंग्रेजों को देता था और 1/11 भाग खुद अपने पास रखता था। ठीक है, इससे बहुत सारी समस्याएं भी जुड़ी। अगर हम बात करें तो ये अब इससे किसानों को जो हक था जमीन पर चला गया। फिर ये हालांकि पूरे भारत में ये लागू नहीं थी, कई जगह लागू थी, कई जगह लागू नहीं थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी हेक्टर मुंडो ने इसको लागू किया था। तो हेक्टर मुंडो के टाइम में रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि जो किसान थे उनको भूस्वामी माना गया था और किसानों से क्या किया जाता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम। और महालवाड़ी में क्या था, गांव का जो मुखिया था उससे क्या किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में यहाँ पे किसानों से लिया जाता है। तो इस तरह की कोई आपदा यहाँ पे देखने को नहीं मिली। आपने लगान मूवी देखी होगी, तो लगान मूवी आप देखेंगे ना तो बोलता है कि हम तुमसे दुगना लगान लेगा, या लगान माफ नहीं किया जाता, उसको लगान को चढ़ा दिया जाता है अगले वर्ष। तो कोई भी ऐसी माफी का प्रावधान वहां पे नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या देखें, अगर हम बात करें तो 1790 की बात है। अगर हम बात करें तो 1790 में जमींदारों के साथ कर चुकाने का एक समझौता किया गया था 10 वर्षों का। ठीक है ना, वर्ष में बाद में इसको 1793 में स्थायी बंदोबस्त का नाम दे दिया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। और एक चीज, एक बात और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि 1794 में, जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू, 1794 में सूर्यास्त की व्यवस्था भी लागू की गई थी कि अगर निश्चित तिथि पर कोई जमींदार को वो नहीं देता है तो सरकार क्या करे, उसे कब्जा कर लेगी। इसके हालांकि और दुष्परिणाम हुए। उप जमींदारी व्यवस्था यहाँ पे शुरू हो गई। मतलब क्या कि कई बार ऐसा जमींदार होता था कि जमींदार जमींदारी नहीं देता था, नीलाम करवा देता था और अपने ही अंदर कोई उसके छोटे जमींदार हुआ करते थे उनको बोल देता था तुम खरीद लो। ठीक है, तो उसका पैसा उसके पास बच जाता था और उसके अंदर एक और जमींदारी आ जाती थी। तो ये भी और कहीं ना कहीं ब्रिटिश के लिए कमजोरी का कारण बना के चल के रेवेन्यू में। तो ये सारी व्यवस्था थी, कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके संबंध में देखने को मिल रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विद द रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1935 का जो अधिनियम है उसके संबंध में आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि इट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान कर दिया। दूसरा, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द फेडरल लेजिस्लेचर, रक्षा और विदेश मामले संघीय विधानमंडल के अंतर्गत नियंत्रण में लाए गए। अब अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में तो 1935 अधिनियम एक अचानक से तो अधिनियम आया नहीं था। साइमन कमीशन गठित हुआ था। साइमन कमीशन की सिफारिश पर 1939 के आसपास जब उसने रिपोर्ट दी तो उसके बाद जो अधिनियम आया, खासतौर पे भारत में शासन व्यवस्था में सुधार के संबंध से 1945 का अधिनियम बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 70% जो प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। अब इस अधिनियम में क्या बात की गई थी, तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात थी। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात थी, अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसमें प्रांत और देशी रियासतें को शामिल किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला जाए, इसने एक अखिल भारतीय महासंघ के प्रावधान किया। ठीक है, पहले स्टेटमेंट बोला तो एकदम करेक्ट है यहाँ पे। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें 11 से ज्यादा 6 प्रांतों में, अगर हम बात करें इसमें जो 11 प्रांत हुआ करते थे उसमें 6 प्रांत में क्या किया गया था, द्विसदनी या बाई लेजिस्लेचर लागू किया गया था, द्विसदनी व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है ना, तो ये वही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। भारत सरकार अधिनियम में ही पहली बार 3 सूचियों को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जो एक केंद्रीय सूची हुआ करती थी, राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। 3 सूची में यहाँ पे 59 विषय शामिल कर दिए गए थे, किसके संबंध में, केंद्र के संबंध में। अब जो केंद्र सूची थी ना उसमें क्या होगा, रक्षा मामले केंद्र सूची में आएंगे, विदेश मामले केंद्र सूची में आएंगे। तो जाहिर सी बात है वित्त मामले, मुद्रा मामले, ये सब संघीय विधानमंडल के अंतर्गत आएंगे। तो दूसरे स्टेटमेंट में करेक्ट माना जाएगा, पहला भी करेक्ट माना जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, कौन सा, बौद्ध। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर देख ली। अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो रेजिडेंसी जो पावर थी वो किसको दे दी गई थी, गवर्नर को दे दी गई थी। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में ये सारी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे 2024 में पूछा गया, किसके संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्टी और उनके संबंध में, लीडर के संबंध में, स्थापना या उनमें योगदान के संदर्भ में देखें। तो भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने स्टैब्लिश किया गया था इसके अकॉर्डिंग। दूसरा, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी ने शुरुआत की थी। तीसरा, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम ने शुरू किया था। चौथा, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव ने शुरू किया था। इन चारों स्टेटमेंट में सही स्टेटमेंट आपको बताना है, तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल 2 मैं आपको बताऊंगा। अब अगर हम बात करें तो जो सोशलिस्ट पार्टी जिसके बारे में सी राजगोपालाचारी का नाम आ रहा है, सी राजगोपालाचारी बल्कि जेपी, जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने सुना होगा।
जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय आपातकाल के बाद मूवमेंट चलाया था, उन्होंने। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया ने शुरू किया था। आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो श्री राजगोपालाचारी के बारे में बोला जाए, वो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको स्टैब्लिश